बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सीनियर लीडर डॉक्टर एनएफ मोहसिन, जिन्होंने काफ़ी लंबे वक्त तक बीजेपी में अपनी सियासत में रहे हैं, और डॉक्टर एनएफ मोहसिन काफ़ी बड़े अहदों पर भी रहे हैं। कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन भी रहे हैं, हज कमेटी के मेंबर रहे हैं, और कर्नाटका स्टेट बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के भी सदर रहे हैं। इस वक्त वो मरकज़ी यानी ऑल इंडिया बीजेपी के ट्रेजरर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से बीजेपी में अक़लियतों का मुकाम है, क्या बीजेपी सोचती है, और ये इनका ताल्लुक़ जो है वो हुबली से है, हुबली में किस तरह से हालात हैं, ये सारी चीज़ें हम उनसे बात करेंगे। साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहला जानना चाहूँगा कि बीजेपी मुसलमानों को इस बार टिकट दे रही है या नहीं? इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि बीजेपी इस बार मुसलमानों को टिकट दे। पिछली बार भी हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ यानी सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियंस इस चुनाव के इसमें भाग लें, मगर अफसोस कि पिछली बार हम माइनॉरिटीज़ को टिकट नहीं ला पाए। इस बार मैं उम्मीद रखता हूँ कि एटलीस्ट हमें 3 या 4 सीटें यहाँ पर कर्नाटक से इस चुनाव में लड़ने की हमें परमिशन मिले। उसमें क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, और हमने कुछ एरियाज़ भी देखे हैं जहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमारे माइनॉरिटी से यहाँ पर हमारे उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय पर अभी फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी चुनावी डेट्स अभी सामने नहीं हैं, पक्की डेट्स नहीं आई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात ये बताएं, जो बीजेपी हुआ करती थी पहले अडवाणी के दौर में, उस वक्त बहुत सारे मुस्लिम्स को भी टिकट दिए गए हैं। मोदी वाली जो बीजेपी है, इस बीजेपी में अभी तक लगा नहीं कि कहीं भी टिकट्स दिए हैं। तो ये क्या पॉलिसी है, क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया है कि मुसलमानों को टिकट ना दिया जाए? और इस ताल्लुक से चूंकि आप माइनॉरिटी के सेंट्रल बोर्ड में भी हैं, सेंट्रल उसमें हैं, तो आप लोगों ने कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को टिकट नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए आपको वहाँ पर भी टिकट्स दी गई हैं, और लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो काफ़ी हद तक मुस्लिम्स जीत के भी आए हैं, चाहे यूपी हो, गुजरात हो। यूपी में तो एक भी टिकट नहीं दी गई। नहीं, लोकल बॉडीज़ में आपको बता रहा हूँ। असेंबली में क्यों नहीं देना चाहते हैं? असेंबली में इस तरह है कि अभी माइनॉरिटीज़ के, अगर मैं कर्नाटक की बात करूँ तो यहाँ पर मुस्लिम्स अभी उस तरह से उनको वोट नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम मुस्लिम वोट्स को अभी अपनी तरफ करने में उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमारी लगातार कोशिश है कि अल्पसंख्यक जो भी यहाँ पर वोट है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, पारसी हो, हमने अपनी तरफ वोट अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए हम उनके पास जाएं, मगर अभी तक हमें उसमें उतनी सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो इस बेसिस पे शायद पार्टी यहाँ पर हमें एक चुनावी उम्मीदवार बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ने में शायद अभी तक इसके पीछे यही कारण है कि हमें उतनी इसमें सफलता नहीं मिली है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप माइनॉरिटी मोर्चा स्टेट हैं, सेंट्रल के तमाम लोग जो हैं, कन्विंस करें कि भाई आप जब तक टिकट नहीं देंगे तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? नहीं, हमारी ये लगातार कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर अपने उम्मीदवार माइनॉरिटीज़ के उम्मीदवार उतारें, मगर आप ये भी देखें कि अगर हम माइनॉरिटीज़ के उम्मीदवार यहाँ पर उतारते हैं तो जब तक हम अपना एक वोट बेस ना कायम करें माइनॉरिटीज़ का, तब तक हमें लगता है कि हम एक चुनावी उम्मीदवार के तौर पर उतरने के बाद भी अगर हम वोट हासिल ना कर पाएँ तो हमें विफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन जब माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ आपकी गवर्नमेंट काम करती है तो आपको चाहिए कि इसे रोका जाए। जब तक आप अक़लियतों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो वोट कैसे आपको बढ़ेगा? केएमडीसी के चेयरमैन आप रहे हैं, अभी केएमडीसी के चेयरमैन को किसी गैर मुस्लिम को बनाया गया है, जबकि मुसलमानों का बड़ा शेयर माइनॉरिटीज़ में है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का जो इल्ज़ाम है वो साबित होता है बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट मुसलमानों के या अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ है। मैं इस पर मैं सहमति नहीं दे सकता। गवर्नमेंट चाह रही है कि हर एक यहाँ पर जो भी है शख्स उसको अपना हक मिले।
ये माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है नहीं, ये तो मैं समझता हूँ मीडिया का एक या फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने एक लोगों के दिलों में डालना चाह रहा है। जहाँ तक कि ये केएमडीसी की बात है, केएमडीसी में आपने कहा कि मुसलमानों को इस बार नहीं दिया गया है, मगर आप देखें कि एक वो भी जो इस बार केएमडीसी में चेयरमैन बने हैं वो भी एक अल्पसंख्यक हैं, और केएमडीसी में सिर्फ मुसलमान का होना ये फिक्स्ड है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर मुस्लिम भी बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, या फिर कोई और माइनॉरिटीज़ का कोई भी वहाँ पर बन सकता है और अपने माइनॉरिटीज़ के लिए ही काम करेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप लोग जो है टिकट्स तो देते नहीं हैं, जो नॉमिनेशंस हैं, जो चेयरमैनशिप है, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए जो बजट आता है 90% मुसलमानों को जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ज़्यादा है माइनॉरिटी में मुसलमानों की, इसलिए मुसलमानों को चेयरमैनशिप दिया जाता है। क्रिश्चियन डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके लिए भी बनाया गया है, और दूसरे कम्युनिटीज़ क्योंकि बहुत कम हैं इसलिए माइनॉरिटीज़ को मौका दिया जाता है। और वैसे आपके यहाँ तो नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है, कम से कम कांग्रेस अगर दूसरों को दे रही है तो बात अलग है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम एमएलएज भी हैं। आप लोगों को तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन आप मुसलमानों को दें। हमेशा ऐसा ही हुआ है, मुसलमान ही केएमडीसी का आज तक चेयरमैन बना है। पिछली बार मैं भी था, उससे पहले मेरे पहले भी एक मुसलमान ही था, मेरे बाद में भी एक मुसलमान था। यहाँ पर चाहे वो हज कमेटी हो, वक्फ कमेटी हो, केएमडीसी हो या कोई और हो, हमेशा मुसलमान ही बनता है। मगर इस बार चाह रहे थे कि एक माइनॉरिटीज़ में, हालांकि जो भी फंड्स है केएमडीसी में 90% ऑफ द फंड्स ये सिर्फ मुसलमानों के हक में जाता है। बाकी का चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी या सिख हो, इस दूसरे धर्म के हो, उनको जाता है, मगर 90% चाहे कोई भी चेयरमैन हो 90% मुसलमान को अच्छा जाता डॉक्टर साहब ये बताएं कि चूंकि आप काफ़ी सीनियर रहे हैं बीजेपी में, है। जी। जितने भी नॉमिनेशंस एमएलसी के आए हैं एक भी एमएलसी आपके पास मुस्लिम नहीं है। कम से कम आप इलेक्शन नहीं लड़ाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट एक एमएलसी बना सकते थे। ऐसा क्या है कि आप मुसलमानों को एमएलसी नहीं बनाते हैं? पार्टी आखिर सोचती क्या है? नहीं, आप देखें पिछली बार एमएलसी बनाए थे मुमताज़ अली खान साहब, उनको एमएलसी बनाकर मिनिस्टर भी बनाए थे। नहीं, वो तो अडवाणी वाली बीजेपी थी, ये मोदी वाली बीजेपी में कुछ हम उसमें डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो अडवाणी वाली जी की थी या मोदी जी की है। पार्टी तो पार्टी है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसी के तहत हमारी पूरी पार्टी चलती है। ये उनकी या इनकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुमताज़ अली खान साहब को एमएलसी बनाकर वहाँ पर मिनिस्टर भी बनाए, ये सब जानते हैं, और बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी तरह हम इस बार भी उम्मीद करते हैं कि इस बार भी या तो अगर एमएलए के उम्मीदवार में ना हम अगर ना भी उतर पाएँ तो एमएलसी तो हमें इस बार मिलेगी, ऐसी उम्मीद है, और आगे इंशाल्लाह और भी अच्छा काम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, चूँकि आपका ताल्लुक़ हुबली से है, हुबली में इस वक्त जी 150 बच्चे तकरीबन जी हिरासत में हैं, जेल में हैं। उनकी गलती ये थी कि वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई गाड़ियाँ नहीं जलाई गई हैं। एक हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हुई तो लोग अपने एहतजाज को लेके आए थे, वहाँ भगदड़ हुई, उस मामले में अरेस्ट किया गया। यूएपीए उन पर लगाया गया, यानी टेररिज्म वाला एक्ट उन पर लगाया गया। तो आपकी सरकार है और आप हुबली से ताल्लुक़ रखते हैं, हुबली के 150 बच्चे यानी तकरीबन 500 ख़ानदान मुतासिर हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब भी ये मामला सामने आया, हालांकि जो भी अरेस्ट हुए और जो बच्चे या कोई भी जो अब 150 के करीब जो हैं अभी भी जेल में हैं, दुख होता है ऐसा सुनकर कि करीब 8-9 महीने हो गए हैं, 9 से ज़्यादा महीने हो गए हैं कि अभी भी जेल में हैं और यूएपीए उनके ऊपर लगाया गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ला लें। हाँ, शायद कुछ गड़बड़ हो गई, या कुछ ऐसी बातें हो गई जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, पथराव हुआ, मगर यूएपीए लगाया गया। उनके जो अभी तक बच्चे जेल में हैं, मैं उनसे सहानुभूति रखता हूँ। इसके लिए हमने अपनी तरफ से भी काफ़ी जद्दोजहद की। जो वहाँ पर उस वक्त अरेस्ट हो रहे थे, हमने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी यहाँ पर अरेस्ट हो रहे हैं उनको फ़ौरन रुकवा दिया जाए ताकि और अरेस्ट ना हो। तो उन्होंने फ़ौरन हमारे सामने ही कमिश्नर साहब से बात की कि इस तरह से और कार्रवाई ना हो,
तो उन्होंने अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की, तो कमिश्नर साहब ने भी कहा कि नहीं, अभी अब तो हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, जितना हमने करना था, जो भी इसमें जो गड़बड़ हुई उसमें तो हमने ऑलरेडी उनको हिरासत में ले लिया है। इसके बाद आगे कुछ इस पर वैसी कार्यवाही नहीं होगी। इसके बाद में हमने इवन हम जगदीश शेट्टर साहब से, जो यहाँ पर माजी मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इसके बारे में चर्चा की, और प्रहलाद जोशी जी जो सम्मान्य केंद्र में मंत्री हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा की। मगर अभी तक जो भी यहाँ के मुस्लिम कौम के लीडर्स हैं, वो माइनॉरिटी मोर्चा के तहत अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पहल नहीं की है कि वो आगे आएँ या पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करें या फिर किसी और तरीके से। अगर आप सब लोगों को लगता है कि नहीं, ये इसमें पॉलिटिक्स है पीछे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलती अगर किसी ने की है तो हाँ, कानून ने अपनी बिल्कुल जो गलती हुई है उनकी सज़ा मिलनी चाहिए डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे ये बताइए आप, चार्जशीट में कहीं भी टेररिज्म का जिक्र नहीं है जी और 150 बच्चों पे आप यूएपीए डला रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी, जी कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या ये लोग टेररिस्ट हैं? नहीं, इसको जस्टिफिकेशन कोई नहीं कर रहा है। अगर ये यूएपीए हाँ लगाया है, मगर अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो वो छूट जाएंगे। ये नहीं कि उनको फिर भी उनके ऊपर यूएपीए लगा गया, उनको आगे सज़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून भी अपनी तरफ से एकदम सही तौर पर उनके साथ इंसाफ करेगा, और जो यूएपीए अगर उनके ऊपर है तो यूएपीए से मैं समझता हूँ कि आसानी से बाहर आ सकते हैं, साफ तौर पर बाहर आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आपके लीडर्स आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जी आप एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं देते हैं आपकी पार्टी, और आप मुस्लिम नॉमिनेशन के चेयरमैन की जगह पे नॉन मुस्लिम्स को नॉमिनेट करते हैं, फिर आपको वोट शेयर कैसे मिलेगा मुसलमानों का? आप 150 बच्चों को अंदर डाल के आप यूएपीए भी लगा रहे हैं, कैसे लोग भरोसा करेंगे बीजेपी पे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि बयानबाजी होती है, जैसा आपने कहा कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बयानबाजी हो, चाहे वो किसी भी चाहे वोट्स के लिए हो या किसी और कॉज के लिए हो, बयानबाजी हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी होती है। ये सिर्फ कोई एक पार्टी से को सीमित नहीं है। मगर ये मैं ये कहना चाहूँगा कि बयानबाजी भी अगर हो रही है तो हर एक पार्टी से जब होती है तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो हार्डकोर आप कह सकते हैं कि जो इस तरह से बयान होते हैं, मगर हर कोई ऐसा बयान से सहमत नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और हो, इससे सहमति बिल्कुल नहीं रखते वो। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई भी नहीं होती उन पर। नहीं, उन पर कार्रवाई होती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किसी एक नेता ने बयानबाजी की मुसलमानों के खिलाफ, ख़ासकर मुसलमानों के खिलाफ, तो उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया, उनको एक्शन किया, उनके खिलाफ लिया गया, और वो जो भी उनके ऊपर जो पार्टी की तरफ से एक्शन लेना था उनके ऊपर ली गई, क्योंकि एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी गठन हुई है अपनी पार्टी से, तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है। ऐसा नहीं कि वो अपनी बयानबाजी करें और छूट जाएं। और इसके खिलाफ अभी आपने रिसेंटली अभी देखा होगा कि इवन कोर्ट ने भी जो ऐसी बयानबाजी के खिलाफ, कोर्ट ने भी अपना एक जाहिर किया है कि इस तरह से बयानबाजी नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह से ये जो इंसिडेंट्स हैं बहुत कम होंगे कि कोई भी बयानबाजी करे और छूट जाए। अच्छा ये बताइए कि आप 150 बच्चे जो यहाँ पे हिरासत में हैं, इन लोगों के इसमें से बताया जा रहा है कि मैक्सिमम बेकसूर हैं इन लोगों के, क्योंकि यूएपीए का मतलब ये हुआ कि ये पूरे के पूरे बेकसूर हैं, यूएपीए इनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की तरफ से क्या काम हो रहा है इसमें? देखिए, ये पॉलिटिकल एंगल से बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ इसको अदालत में, आई थिंक इसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत सारे लीडर्स जो हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उन फैमिलीज़ को मदद भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम जितनी अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे थे हमने की है, चाहे वो अपने अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से और पार्टी से जो करना चाहता है हमने अपनी तरफ से कोशिश की। मगर जब यूएपीए लगता है या कुछ और सेक्शंस लगते हैं तो हमें अपनी तरफ से किसी वकील पे या जज पे अपना जोर लगाने की बिल्कुल हम कोशिश नहीं करते।
क्योंकि एक सिस्टम है, एक लीगल सिस्टम है, और लीगल सिस्टम के तहत जो भी जज अपनी कार्रवाई पर अगर उसको सबूत मिलते हैं तो फिर दोषी है, अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो फिर वो निर्दोष है और साफ छूट जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब के वफ़ काउंसिल के आप ऑल इन उसके मेंबर भी रहे हैं, वफ़ काउंसिल के जो मरकज़ में है। जी इसके तहत आपने काफ़ी लंबा वक्त आपने इसमें गुजारा, तो इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन? देखिए, वफ़ काउंसिल में मैंने 3 साल का मेरा पीरियड था, जो अभी ख़त्म हो चुका है। और वफ़ काउंसिल में जब मैं था, हमारे चेयरमैन सन्मान्य श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी चेयरमैन थे, और उनके साथ हमने मिलके काम किया। काफ़ी डायनामिक चेयरमैन रहे वो उस वक्त। और जब भी हम उनके साथ कुछ मुश्किल लेकर या किसी इश्यू को लेकर जाते थे, वो हमेशा उसके लिए इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन बताकर वहाँ पर एक ऑर्डर पास करते थे कि हाँ, इस तरह से कार्रवाई वहाँ पर होनी चाहिए। हमने कई बार कोशिश भी की कि जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा है, एंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको हम वहाँ से निकालने की कोशिश करें, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें। और यहाँ पर हमने डेवलपमेंट में को लेकर भी हमने इसमें आगे कार्रवाई की। जिस तरह से वहाँ पर हमारे बच्चे जो है आईएएस और केएएस की कोचिंग लिया करते थे, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें सामने थी, और वहाँ पर हमदर्द के तरफ से भी वहाँ पैसा वफ़ काउंसिल की तरफ से, सेंट्रल वफ़ काउंसिल की तरफ से बच्चों को स्पॉन्सर किया जाता था। करीब 100 बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको दिया जाता था उनकी ट्रेनिंग के लिए, या फिर 50 बच्चे इनके ये तरफ, सारे फ़ायदे जो हैं नॉर्थ इंडियंस को मिलते हैं, साउथ जी हाँ, इंडियंस जी को हाँ, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हमने इसको ऑब्ज़र्व किया है कि ये सारी जो सहूलतें हैं, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बच्चों को, वहाँ पर जो नौजवानों को उतनी ही वहाँ पर मिल रही है। तो हमने इसमें और इसमें काम किया। हम चाह रहे थे कि एक सेंटर साउथ जोन में, साउथ इंडिया में भी हो। तो साउथ इंडिया में जब मैंने मुख्तार अब्बास अंसारी जी से इसके बारे में ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, साउथ इंडिया में आप कहाँ ऐसे सेंटर बनाना चाह रहे हो? तो हमने कहा बेंगलोर इज़ द राइट प्लेस, क्योंकि वेल कनेक्टेड है। और यहाँ पर अगर हम हमारे यहाँ के नौजवानों बच्चों को यहाँ पर अगर आईएएस और केएएस की कोचिंग के लिए यहाँ पर सेंटर करें, तो और भी बहुत कुछ यहाँ पर हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने इसके लिए हामी भी दी, और हमने इसके लिए काफ़ी यहाँ पर सर्वे भी किया। जैसे बेंगलोर में अल-अमीन कॉलेज था, मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अली के इंस्टीट्यूट में, तो उनके मुमताज़ अली साहब अहमद, जी हाँ, तो उनके फ़र्जन उमर साहब, सो उनसे भी मुलाकात हुई, और काफ़ी वो भी एंथुजियास्टिक थे। वो भी चाह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा सेंटर बने। मगर अफ़सोस कि उस वक्त एंड में मेरा पीरियड ख़त्म हो गया, और उसके बाद कर्नाटक से कोई भी वफ़ काउंसिल में नुमाइंदगी नहीं ले पाया। तो आपको फॉलो करना चाहिए था ना, फॉलो अप करके उसे कंप्लीट करना चाहिए। नहीं, उस वक्त कर्नाटक से कोई भी नहीं था। हालांकि केरला से थे, तमिलनाडु से थे, हैदराबाद से थे, मगर कर्नाटक से उसके लिए कुछ फॉलो करने वाला कोई नहीं था। और इसको वहाँ पर अंदर रहकर जो हम कर सकते थे, बाहर से थोड़ी मुश्किल होती थी कि अच्छा, करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वफ़ काउंसिल क्या है, कितना बजट है, कैसे वफ़ के इदारे उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? वफ़ काउंसिल में है, बजट तो काफ़ी है, मगर उसको तरक्याती स्ट्रीम, अगर जैसे वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन है, उसको डेवलपमेंट के लिए जैसे कुछ कमर्शियली वायबल कॉम्प्लेक्सेस, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या फिर कुछ कमर्शियल शॉप्स हों, तो इस तरह से डेवलप करने के लिए सेंट्रल वक्फ से फंड्स दिया जाता है। मगर अफसोस कि काफ़ी इदारे इससे इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ फंड्स जो भी अलॉटमेंट हो सकता था, वो वहीं पर उनके पास बच जाते कैसे हैं। अप्रोच करें इदारे, अगर देख रहे हैं बहुत सारे वफ़ के इदारे, ये लोग कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई करना होगा? देखिए, यहाँ पर साउथ जोन जो है, वहाँ पर एक नया एक पोस्ट क्रिएट किया गया है। साउथ जोनल इंचार्ज हैं यहाँ पर, उसका हेड ऑफिस बेंगलोर है।
तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अपने वफ़ के जो भी ज़मीन है वहाँ पर हम कुछ भी कॉमर्शियली एक स्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार करना चाहते हैं, तो हमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर स्टेट वक्फ बोर्ड के ऑफिस में एक चैम्बर है जहाँ पर साउथ जोन इंचार्ज हैं, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, अताउर रहमान साहब भी हैं। तो वो साउथ जोनल इंचार्ज हैं, उन तक डॉक्यूमेंट्स पहुँचाए। आगे की कार्रवाई वो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अगर सही तौर पर हैं या नहीं, उसके बाद वहाँ पर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल तक पहुँचाएंगे। वहाँ से अगर अनुमति मिल गई तो यहाँ पर अभी आपने रिसेंटली गदग में करीब 20 करोड़ का एक वहाँ पर सैंक्शन हुआ है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे वक्फ इदारे सामने आए ताकि जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो सही तौर पर इस्तेमाल हो और हमारी कम्युनिटी के लिए इसमें आगे फ़ायदा हो। अच्छा, आखिरी मरहला है दरगाह का, हुबली दरगाह का जो इशू हुआ था, दरगाह को मुंतकल किया गया था। इस पूरे एपिसोड में आप इसे कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत को जल्दबाजी थी शिफ्ट कराने में? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? चूँकि आप भी मुस्लिम लीडर हैं, आप भले बीजेपी में हैं, चूँकि आपकी हुकूमत है, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मामले को देखें। आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ? आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब ये मामला शुरू हुआ था तो हमने इसके बारे में काफ़ी जद्दोजहद की। हमने सभी लीडरों से, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सभी लीडरों से उस कमेटी जो उस वक्त की कमेटी थी, तब मैं समझता हूँ शायद बिहाटी साहब कुछ थे, तो उस कमेटी के साथ में लेकर हम काफ़ी लीडरों से मिले। जगदीश शेट्टर जी से मिले, प्रहलाद जोशी जी से मिले, बेलत साहब जो सीनियर थे उनसे मिले, और अनेक कांग्रेस लीडरियों के साथ भी हमने इसके बारे में बातचीत की कि इस तरह से मामला है कि यहाँ पर रोड कटिंग में शायद दरगाह को कुछ नुकसान पहुँचे। तो हमने काफ़ी इसके मीटिंग्स होती थी, हम उनके घर जाते थे, बात होती थी। फिर एक बार हमने इसके ऊपर जब हमारी मीटिंग्स जब हो रही थी तो हमने इस पे एक बार जगदीश शेट्टर जी और प्रहलाद जोशी जी से भी रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बार विज़िट करें, तो वो भी वहाँ पर आए थे। ये करीब 8-10 साल पहले की बात है। तो वो भी वहाँ पर आए थे। तो कमेटी भी काफ़ी खुश थी कि हाँ, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी तो हमारी जगह जो भी दरगाह की जगह है वो उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ रही थी तो जिस तरह से हम अपने माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से हम आगे बढ़ रहे थे, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से, मगर एक टाइम ऐसा आया जब सडनली हमें इसे अलग किया गया। कमेटी ने उस वक्त के बाद हमें इस तरह से अलग कर दिया। उसके बाद ना तो हमसे कुछ कम्युनिकेशन किया, ना आगे क्या कार्रवाई हो रही है या हो सकती थी उसके ऊपर भी कुछ कम्युनिकेशन किया, एकदम से स्टॉप हो गया। हम भी हैरान। आपने अप्रोच करने की कोशिश की कमेटी को, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ, हमने डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली हमने क्या उनसे अप्रोच किया कि हाँ, ये क्या हो गया, आगे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हम संभाल लेंगे आगे, तो हम आगे का कर लेंगे, अब काफ़ी तो समय टाइम हो गया, हम संभाल लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर अभी महीना 2 महीने पहले ऐसे जानकारी में आया कि ऐसा यहाँ पर एक केस हार गए और इमीडिएटली अगले दिन उसको वहाँ पर शहीद किया, दरगाह को हटा दिया गया, शहीद किया गया। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लीडर ही मुसलमानों के मसाइल को हल करें। आप किसी भी पार्टी में रहें, आप एक लीडर हैं, आप बीजेपी में हैं, आपकी सरकार है, आपको आगे आना चाहिए था। 16 तारीख को ऑर्डर हुआ था, सीएम को मिलने के लिए जब वो गए थे उस वक्त भी आपको रहना चाहिए था, सीएम को मिलने में आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप क्यों पीछे रहे इसमें? नहीं, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। हम लोग लगातार कांटेक्ट में थे। हम लोग वक्फ बोर्ड से, हमने जहाँ पर सीईओ साहब से मेरी सुबह 6 बजे से लेकर हमने उनको इतना तंग किया, हमने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को तंग किया, हमने अपने लीडरों को, मैंने जगदीश शेट्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, मैंने सुबह में उनको नींद से जगा कर उनसे इसके बारे में बात की कि इस तरह से होने जा रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ आप ये कीजिए। हमने हर तरफ अपनी तरफ से जो भी कुछ हो सकता था हमने इसके बारे में किया,
मगर अफसोस कि इमीडिएटली वहाँ पर ऑर्डर हो गया और वहाँ पर दरगाह को हटाया गया और मस्जिद शहीद की गई, जो नहीं होना चाहिए था। मगर कोर्ट का ऑर्डर है, इसको हर शख्स को मानना पड़ेगा। और ये नहीं कि इसको कुछ टारगेटेड इस तरह से किया गया। एक ऑर्डर पास हुआ है, चाहे इसमें चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो। अभी सुन रहा हूँ कि जो उनकल क्रॉस में जो मंदिर है वो भी हटाया जा रहा है, और उन्होंने भी मांग की कि हमें अल्टरनेटिव जगह दें, क्योंकि वहाँ पर BRTS का जो लाइन जा रही है तो उसको भी हटाया जा। और कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, करीब शायद 60-70 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हुबली में। उसमें चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे कुछ और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हों, सबको हटाया जा रहा है। इसका मुझे डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जो दरगाह है वहाँ का जो रोड है वो काफ़ी चौड़ा था। जी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि वहाँ दरगाह को हटाया जाना चाहिए, जी जबकि उसके आगे जो उनकल की जो मंदिर है वहाँ से रोड को आप वहाँ BRTS ने डाइवर्ट कर रखा है। जी वहाँ एक जगह छोड़े हैं और यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई हुई है। और दूसरी बात, कोर्ट का ऑर्डर दरगाह डिमोलिश करने का नहीं था, बल्कि स्टे वेकेट हुआ था। जी उसमें अपील जाने की पूरी चांस थी, मौका दिया जाना चाहिए था लड़ने के लिए, बातचीत होनी चाहिए थी, डायलॉग्स होने चाहिए थे। एकदम से जो है पुलिस प्रोटेक्शन लगा के इस तरह से जो कार्रवाई BRTS और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हुई है, क्या इसकी मजम्मत होनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैं समझता हूँ इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हो या कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर हुआ, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर हुआ, वो अपनी तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ कि वो उन्होंने जो करना था लीगली उन्होंने किया। मगर इन सब के ज़िम्मेदार भी हैं जो इस तरह से इसको रोक सकते थे। मैं इसको वक्फ बोर्ड को भी इसको ज़िम्मेदार मानता हूँ, और वहाँ की कमेटी को भी इस हादसे के लिए मैं उनको ज़िम्मेदार, उतना ही ज़िम्मेदार मानता हूँ। मैं समझता हूँ कमेटी की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जो अपनी तरफ से जो कोशिश करनी चाहिए थी, तो उन्होंने उसमें कुछ लापरवाही बरती, और सही तौर पर सही समय पर जो फीडबैक देना चाहिए था वक्फ बोर्ड को, स्टेट वक्फ बोर्ड को, उन्होंने नहीं दी। और वक्फ बोर्ड का भी इसमें उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको भी एक्टिव पार्ट होकर इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए था। ये वक्फ बोर्ड और कमेटी की दोनों की फेलियर की वजह से आज इतना बड़ा हुबली में हादसा हुआ। एक दरगाह को भी हटा दिया गया और मस्जिद को भी शहीद किया गया, जिसको हम रोक सकते थे बिल्कुल। आगे आपका क्या प्लान है डॉक्टर साहब? आप चूँकि सेंट्रल माइनॉरिटी मोर्चा में भी हैं, क्या चल रहा है BJP में, किस तरह से हालात हैं, अक़लियतों के लिए क्या गुंजाइश है? देखिए, परसों आपने देखा कि बजट भी अनाउंस हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नए बजट में कटौती भी की गई है, मगर ऐसा है कि कटौती इस वजह से हुई कि जो प्री मैट्रिक जो था उसको दूसरे स्कीम्स के तहत ऑलरेडी अलॉटमेंट था, तो ये एक्स्ट्रा पैसा था। जैसे प्री मैट्रिक है, स्किल डेवलपमेंट है, एक्स्ट्रा पैसा तो दो दो बार देने की गुंजाइश नहीं थी, तो इसके लिए कटौती की गई। मगर कॉमन मैन को ऐसा लगता है कि नहीं, माइनॉरिटीज़ को कम किया गया है। मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्प माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से, अल्पसंख्यकों की तरफ से हमें, हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि हम जो भी नाइत्तेफाकियाँ हैं जो संप्रदायों के बीच में, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई जो नॉन मुस्लिम हो, उनके बीच में जो भी नाइत्तेफाकियाँ हो, उसको हम कम करें और एक साथ हम आगे बढ़ें। काम डॉक्टर साहब ये बोलिए कि आप बजट की बात कर रहे हैं। जी कर्नाटका स्टेट में सिद्धरामैया ने 3,150 करोड़ रुपए अक़लियतों के बजट में दिए थे। जी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश की जो सरकार है, वो दे रही है 1,900 करोड़। यानी आधे, तकरीबन जो है आधा बजट जो है सेंट्रल से मिल रहा है, और 3,150 करोड़ सिद्धरामैया दिए थे। तो कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि बजट थोड़ा सा नहीं, सेंट्रल से मिला है वो 3,000 करोड़ के ऊपर ही है, जहाँ तक नहीं 3,000 करोड़ के ऊपर है इस बार। पिछली बार 5,000 करोड़ का बजट दिया था, इस बार 3,000 करोड़ का बजट है। मगर सिद्धरामैया जी ने क्या किया, ये तो मैं तो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट से मिला है, हालांकि जो जो दूसरे जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, तो उसमें से बजट में पैसा अलॉट हो रहा था उसी के लिए, जहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ को प्री मैट्रिक जो फंड्स मिलते हैं, तो उसमें से सेम
अराउंड 1,000 करोड़ का उसी में डिफरेंस आ रहा है। तो अच्छा, ऐसे एक एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे कर लेता हूँ। अभी आपका कर्नाटक का बजट आने वाला है। कर्नाटक के बजट में क्या आप बजट कमेटी में आपका भी कोई रोल होता है, कुछ सजेशंस लिए जाते हैं? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, हुबली के कुछ तंजीमें जो हैं मुतालबा कर रहे हैं ये कि उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो उसके ताल्लुक से आपका इस मुतालबे को आप कैसे देखते हैं? बजट के लिए हमसे पूछा तो गया कि आपको आपकी कुछ डिमांड्स है या नहीं है। तो ये आउटलुक है यहाँ पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का। हालांकि मैं नेशनल मोर्चा में हूँ, तो स्टेट प्रेसिडेंट इसके जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो लेते हैं इसमें, और अपनी तरफ से जो भी सजेशंस हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, या नौजवानों के बिज़नेस के सेक्टर में हो, KMDC के लिए हो या किसी और के लिए हो, तो वो अपना सजेशंस देते हैं और उसको वहाँ पर डिस्कशन भी होता है और कितना बजट अलॉट करें ये स्टेट से। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था उर्दू यूनिवर्सिटी का, हाँ, उर्दू यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एक पहल की गई है, शायद हुबली से ही कुछ पहल हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर हुआ तो एक बहुत ही बेहतर एक डेवलपमेंट होगा। मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि लैंग्वेज शुड नॉट बी, ये किसी को बैरियर नहीं होना चाहिए। उर्दू एक बहुत ही अच्छी ज़ुबान है, बहुत ही मीठी ज़ुबान है। अगर उर्दू यूनिवर्सिटी बनती है तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, और अगर वो भी नॉर्थ कर्नाटका में बनती है तो मैं इसका सपोर्ट में हूँ। और इस ताल्लुक से कुछ बात करेंगे आप? इस बजट में अनाउंस हो जाए उर्दू यूनिवर्सिटी भी? हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे CM जो हैं, कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई जी, वो भी नॉर्थ कर्नाटका के ही हैं, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो भी उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, इसके लिए अलग से फंड्स भी रखेंगे। मगर देखना है कि अभी ये कहाँ तक हम इसमें सक्सेस हो पाते हैं, इस बार होता है या अगले बजट में, ये अभी देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर निज़ामुद्दीन मोहसिन साहब। इनके वालिद साहब इंदिरा गांधी कैबिनेट में डेप्यूटी होम मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन इन्होंने शुरुआती वक्त से ही जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी में काफ़ी बड़े अहदों पर रहे हैं। वफ़ काउंसिल के मेंबर रहे हैं, हज कमेटी के मेंबर रहे हैं, KMDC के सदर रहे हैं, कर्नाटका बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर रहे हैं। इस वक्त ये सेंट्रल माइनॉरिटी मोर्चा के ट्रेज़रर हैं, और इनका जो ताल्लुक़ है वो हुबली से है, और हुबली के कई सवालात का जवाबात इन्होंने दिया। और ख़ास करके आखिरी का जो सवाल था कि उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का जो मसला था, इस ताल्लुक़ से ये सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इनका कहना है कि ये कन्वे करेंगे इस मैसेज को कि शुमाली कर्नाटक में उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए।